Hello viewers, I Dr. SVK Lal welcome you all in my YouTube चैनल। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल में पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको इससे रिलेटेड दे सकूं, फिजिक्स से संबंधित और भी बहुत सारा डिफरेंट टॉपिक से संबंधित। आज हम बीपीएससी में जो फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें बेसिक चीज़ से पूछा जाता है। तो ये रिफ्रैक्शन, ये रिफ्लेक्शन या मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या प्रिज्म या फिर रिफ्रैक्शन थ्रो, कर्व्ड सरफेस, उसमें लेंस भी आता है। तो इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हिंदी में इसी को हम बोलते हैं अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक को समझने से पहले आपको अपवर्तन को समझना ज़रूरी है। अब अपवर्तन क्या होता है, तो हम देखते हैं ना कि प्रकाश की किरण सीधी रेखा पर चलती है। कोई पूछता है अगर हमसे कि प्रकाश की चाल कैसी होती है, किस पथ पर प्रकाश अग्रसर होती है, तो हम बोलते हैं ना कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश का पथ होता है मतलब सीधा स्ट्रेट लाइन पर प्रकाश चलता है। लेकिन क्या यह हमेशा ऐसा चलता है? तो इसके लिए अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो देखेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके पथ में विचलन हो जाता है। लेकिन ये पूरा आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। आप अगर सीधे प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे लंबवत परपेंडिकुलरली, तो हम देखेंगे कि कोई विचलन नहीं होता है। लेकिन अगर वो तिरछा होकर के प्रवेश करे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो हम देखते हैं कि वो उसमें बेंडिंग हो जाता है, उसके पथ में विचलन हो जाता है, उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इसी दिशा परिवर्तन को तो हम अपवर्तन कहते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात किरणें मुड़ जाती हैं। इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगर इसको हम ठीक से समझ लिए तो हम फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी समझ सकते हैं, अर्थात अपवर्तनांक को भी हम समझ सकते हैं। अब हमने बतलाया कि प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके पथ में विचलन हो जाता है। तो ये हो गया अपवर्तन। अब अपवर्तन क्यों होता है, ये विचलन क्यों होता है? जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, या संक्षेप में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसके पथ में विचलन क्यों होता है? उसके पथ में विचलन इसलिए होता है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग है। अब किस माध्यम में प्रकाश का वेग ज़्यादा होगा और किस माध्यम में प्रकाश का वेग कम होगा? जो मीडियम ऑप्टिकली जितना डेंस होगा, या यूँ कह लीजिए जो मीडियम जितना ऑप्टिकली डेंसर होगा उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। और जो मीडियम ऑप्टिकली जितना रेयर होगा उसमें प्रकाश का वेग उतना ही ज़्यादा होगा। द मीडियम इज डेंसर, वी फाइंड the velocity of light is less, and if the light travels in the rare medium, the medium is rare, we find the velocity of light more। जितना डेंसर मीडियम होगा उतना कम प्रकाश का वेग, और जितना रेयर मीडियम होगा उतना प्रकाश का वेग ज़्यादा। तो इसको आप बढ़िया से समझ लीजिए। प्रकाश अगर कोई मीडियम प्रकाशीय रूप से सघन है तो उसमें वेग कम हो जाएगा। अगर कोई मीडियम प्रकाशीय रूप से विरल है तो उसमें प्रकाश का वेग ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको यूँ भी समझ सकते हैं, मान लीजिए एक फील्ड है, फील्ड में लोग सब इकट्ठा है, आपको दौड़ने के लिए कहे तो क्या आप उतना फ्रीली दौड़ सकते हैं? मान लीजिए कि आपका स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या आप 50 किलोमीटर वहाँ दौड़ सकेंगे जहाँ सघनता हो, ज़्यादा लोग इकट्ठा हों? ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गया तो सघन हो गया, और कम लोग इकट्ठा हो गया तो विरल हो गया। होता है ना सघन आबादी या विरल आबादी। देखते हैं ना शहर में सघन आबादी होती है, गाँव में विरल आबादी। तो शहर में जहाँ सघन आबादी है, सड़क पर बहुत लोग इकट्ठा हैं, तो वहाँ आप दौड़ सकते हैं? नहीं दौड़ सकते हैं, उसमें हिंड्रेंस पैदा हो जाएगा।
आज जहाँ पर विरल आबादी है, मान लीजिए सड़क साफ़ है, सुबह का समय है, वहाँ पर लोग कम हैं, तो फिर आप दौड़ सकते हैं, आराम से दौड़ सकते हैं। तो कब दौड़ सकते हैं? जब सघनता, लोगों की सघनता ज़्यादा होगी तो उसमें कम तेज़ी से दौड़ सकते हैं। और जब माने विरलता होगी तो आप माने ज़्यादा तेज़ी से दौड़ सकते हैं, और सघन में कम तेज़ी से दौड़ सकते हैं। तो इसी हिसाब से आप प्रकाश के भी वेग को समझ सकते हैं। जितना कोई भी मीडियम जितना ऑप्टिकली डेंस होगा उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा, और जितना कोई मीडियम ऑप्टिकली जितना रेयर होगा उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। तो मतलब ये हमने क्वेश्चन उठाया कि किसी माध्यम ये में प्रकाश का वेग कम क्यों होता है और ज़्यादा क्यों होता है, इसको हमने समझा। इससे पहले हमने मुद्दा उठाया कि प्रकाश की किरणें जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करती है तो उसके पथ में विचलन होता है। तो उसी के बाद हमने क्वेश्चन उठाया था कि क्यों मतलब उसके पथ में विचलन होता है। तो इसलिए विचलन होता है जो प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। अब अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि कोई मीडियम ज़्यादा डेंसर होता है और कोई मीडियम कम डेंसर होता है। कोई मीडियम डेंसर होता है, कोई मीडियम रेयर होता है। कोई मीडियम प्रकाशीय रूप से सघन होता है और कोई मीडियम प्रकाशीय रूप से विरल होता है। तो इसीलिए अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। अब प्रकाश के वेग के हिसाब से अगर आपको समझना हो अपवर्तनांक को, तो आप इसमें ऐसे समझ सकते हैं, The amount of bending while light travels from one medium to another medium is known as the refractive index। किसी माध्यम में प्रकाश की किरण, किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा बदलने की क्षमता को उसका अपवर्तनांक कहते हैं। किस माध्यम में प्रकाश की किरण कितना विचलित होगी, कितना दिशा परिवर्तन होगा, उसको अपवर्तनांक कह सकते हैं। लेकिन अगर मैथमेटिकली हम देखें तो ये एक अनुपात है। किसका अनुपात है? तो शून्य में जो प्रकाश का चाल है सो, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है उस माध्यम में प्रकाश का कितना चाल है, इसके अनुपात को हम अगर निकालेंगे तो अपवर्तनांक निकल जाएगा। आप सपोज कीजिए कि मतलब हमको ग्लास का अपवर्तनांक निकालना है, तो सबसे पहले हम शून्य में प्रकाश के चाल को लिखेंगे। तो शून्य में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो बटा हम कांच में प्रकाश के चाल को कर देंगे, तो कितना हो गया? 3 लाख बटा 2 लाख। तो 3 लाख बटा 2 लाख इसको कटेंगे तो 3/2 हो गया। 3/2 को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5। तो इस हिसाब से हमारा कांच का अपवर्तनांक हो गया 1.5। इसी हिसाब से अगर हम पानी के अपवर्तनांक को निकाल लें तो फिर वही फार्मूला लिखेंगे, शून्य में प्रकाश की चाल बटा पानी में प्रकाश की चाल। शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और पानी में प्रकाश का चाल कितना होता है? 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इस हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो गया 4/3, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.33। तो इस हिसाब से हम अपवर्तनांक को समझ सकते हैं। मतलब अगर इसको परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा बदलने की क्षमता को उसका अपवर्तनांक कहते हैं। अब इसको हम एक्सपेरिमेंट के माध्यम से देख सकते हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो हम देखते हैं कि कितना वो विचलित हो रही है। तो ये विचलन या दिशा में जो परिवर्तन, वो कितना परिवर्तन हो सकता है, यही जो क्षमता है दिशा बदलने का या विचलन उत्पन्न करने का, यही तो अपवर्तनांक है। लेकिन अगर मैथमेटिकली हम देखें तो हम कह सकते हैं किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसका हमको अपवर्तनांक निकालना है उसका अनुपात है। तो इस हिसाब से गणितीय रूप से हम कह सकते हैं कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। शॉर्ट में लिखें तो हम लिख सकते हैं n बराबर c/cm। तो यहाँ n क्या हो गया? तो n हो गया अपवर्तनांक, c क्या हो गया? तो शून्य में प्रकाश की चाल, और cm क्या हो गया? तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो शॉर्ट में अगर हम लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं n बराबर c/cm। किसी बुक में आप देखेंगे कि म्यू लिखा रहता है अपवर्तनांक के लिए, तो उस कंडीशन में परिभाषा क्या हो जाएगा? उस हिसाब से परिभाषा हो जाएगा म्यू बराबर c/cm। या फिर
शून्य में प्रकाश की चाल को आप सी से डिनोट कीजिए, जिस माध्यम में अपवर्तनांक निकालना हो उसको भी से डिनोट कीजिए। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा आर आई बराबर सी बट्टा भी, या म्यू बराबर सी बट्टा भी। लेकिन यहाँ पर हम अगर एन से लिख रहे हैं तो हमारा फार्मूला होगा एन बराबर सी बट्टा सी एम। तो यहाँ एन क्या हो गया, एन हो गया अपवर्तनांक किसी माध्यम का जिसका हम अपवर्तनांक निकालना चाह रहे हैं, तो उसका अपवर्तनांक हो गया एन, और वो बराबर हो जाएगा सी बट्टा सी एम। तो एन हो गया माध्यम का अपवर्तनांक, सी हो गया शून्य में प्रकाश की चाल, और सी एम हो गया उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसका हमको अपवर्तनांक निकालना है। तो आर आई इज इक्वल टू सी बट्टा एम, और अगर उसको हम एन से डिनोट करते हैं अपवर्तनांक को, तो फार्मूला हो जाएगा एन बराबर सी बट्टा एम। तो इस हिसाब से हम इसको निकाल सकते हैं। अब अगर आप इसको एन से डिनोट करते हैं और ग्लास का हमको अपवर्तनांक निकालना है, तो हम लिखेंगे ए एन सी, ये सफिक्स में हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा ए एन जी बराबर 3/2। कैसे 3/2 हो गया, तो हमने बताया ना आपको कि शून्य में प्रकाश की चाल हो गया 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और जिस माध्यम में जैसे कांच का हम निकाल रहे हैं तो एन सी जी, तो इसका हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम, हवा के साथ निकालना चाह रहे हैं तो ए लिखेंगे, ए एन जी हो जाएगा। अब वैक्यूम में है तो उसके लिए हम मतलब माने ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको हम समझ सकते हैं, या सिंपल वे में करें तो एन बराबर सी बटा एम, तो सी हो गया, एन हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और सी एम velocity of light in that very medium in for which we have to calculate the refractive index। तो किसी माध्यम में प्रकाश के किसी माध्यम की क्षमता प्रकाश के किरण की दिशा को बदलने को, मतलब किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा बदलने की क्षमता को हम उसका अपवर्तनांक कहते हैं। और मैथमेटिकली हम कहें तो हम कह सकते हैं किसी माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अब इसको हम थोड़ा सा बढ़िया से समझ लें। द अमाउंट ऑफ बेंडिंग व्हाइल लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम to the speed of light in that medium for which you have to calculate the refractive index। तो इस हिसाब से हम लोगों ने देखा कि अलग अलग माध्यम, सबसे पहले हम अपवर्तन को हम लोगों ने समझा कि अपवर्तन क्या होता है कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके पथ में जो विचलन होता है उसी को हम अपवर्तन कहते हैं। अब ये अपवर्तन क्यों होता है? अपवर्तन इसीलिए होता है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अब ये अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग क्यों होती है? तो जो मीडियम जितना डेंसर होगा उसमें प्रकाश का चाल उतना कम होगा, और जो मीडियम जितना रेयर होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ज़्यादा होगा। द मीडियम इज डेंसर वी आर फाइंडिंग द वेलोसिटी ऑफ लाइट लेस, एंड इफ द मीडियम इज रेयर we find the velocity of light is more। As the medium is denser, the velocity of the light is less, and as the medium is going to rare, we are finding the velocity of light is more। इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। तो किसी माध्यम में प्रकाश की किरण की दिशा बदलने की क्षमता को, या किसी माध्यम के द्वारा प्रकाश के किरण की दिशा के बदलने की क्षमता को हम उसका अपवर्तनांक कहते हैं। ये सिंपल हो गया, इसको हम आराम से समझ सकते हैं। अब अलग अलग चीज़ का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। जैसे हम कांच का अपवर्तनांक निकाल करके आप बतलाए, कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा? तो शून्य में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल। तो शून्य में प्रकाश की चाल कितना है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और कांच में प्रकाश की चाल कितना है? 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3/2 बराबर 1.5 हो गया।
तो कांच का आवर्तनांक 1.5 हो गया। उसी हिसाब से अगर पानी का आवर्तनांक निकालना हो तो हम लिखेंगे शून्य में प्रकाश की चाल बटा पानी में प्रकाश की चाल। तो शून्य में प्रकाश की चाल कितना है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और पानी में प्रकाश की चाल कितना है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसको कैलकुलेट हम करेंगे तो 1.33 हो जाएगा। तो इसी हिसाब से कुछ पदार्थ का आवर्तनांक को हम यहाँ पर लिखे हैं। अब उसको देखिए, जैसे वायु का हो गया, वायु अर्थात एयर का हो गया 1.0003, पानी का हो गया 1.33, केरोसिन ऑयल का हो गया 1.44, एल्कोहल का हो गया 1.36, तारपीन का हो जाता है 1.47, कार्बन डाइसल्फाइड का होता है 1.63, बेंजीन का होता है 1.50, पिघला क्वार्ज का होता है 1.46, बर्फ़ का होता है 1.31, माणिक का होता है 1.71, नीलम का होता है 1.77 और सेंधा नमक का होता है 1.54, हीरा अर्थात डायमंड का होता है 2.42। इस हिसाब से हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आवर्तनांक किसका है, तो हीरा का है। अब हीरा का आवर्तनांक ज़्यादा होता है तो हीरा में प्रकाश के किरण को प्रवेश करना बहुत कठिन है, इसीलिए हीरा इतना चमकता है, क्योंकि उसमें प्रकाश के प्रवेश करने का कैपेसिटी बहुत कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी 1-2 टर्म है, जैसे आपेक्षिक आवर्तनांक हो गया, निरपेक्ष आवर्तनांक हो गया। तो इसको भी हम अगर हम आवर्तनांक को समझ जाएंगे तो आपेक्षिक आवर्तनांक और निरपेक्ष आवर्तनांक को भी हम समझ जाएंगे। तो अब समझिए कि आपेक्षिक आवर्तनांक क्या होता है। तो दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को हम आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। अब इसको हम n21 से लिखते हैं। तो n21 का मतलब क्या हो गया कि मतलब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, या अगर इसको म्यू से डिनोट करें तो हम लिखेंगे 1μ2 बराबर μ2 बटे v1। तो इस हिसाब से हो गया। तो अगर हम इसको बढ़िया से समझ लिए हैं तो फिर हम जो निरपेक्ष अपवर्तनांक को भी समझ सकते हैं और आपेक्षिक अपवर्तनांक को भी समझ सकते हैं। तो इसको बढ़िया से आप इसके डिफिनेशन को देख लीजिए, और फिर जो मतलब अलग अलग चीज़ का अपवर्तनांक है उसको देखिए। और उसके बाद क्वेश्चन आता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक क्यों होता है। तो क्योंकि हीरा बहुत कठोर पदार्थ है। और एक चीज़ और भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो वस्तु सघन है वो प्रकाशीय रूप से भी सघन हो। जैसे मतलब तारपीन का घनत्व